नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो जो भी स्टूडेंट मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या यूट्यूब के कमेंट में हैप्पी टीचर्स डे विश कर रहे हैं, आप सभी के स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और मेरी एक कामना है कि आप जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी एक ही वीडियो में। और इसकी ई बुक आपके लिए फ्री होगी, मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ पर मिलेगी, फ्री है आपके लिए। तो अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है ना, इसको देखिए मैंने पहले कवर कैसे किया है। पहले हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट है अगस्त महीने में, पहले उसकी समसामयिकी देखेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज मतलब कि बुक्स एंड ऑथर्स अगस्त महीने के जो अवार्ड्स मिले हैं, जो रैंक्स हैं, सब एक साथ देख लेंगे। और लास्ट में मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी 50 एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो तरीका क्या रहेगा, पहले हम पूरा पढ़ेंगे, फिर लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि सिर्फ अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊं तो वो जो क्वेश्चन पूछा गया चीज़ें वहीं तक सीमित रह जाती हैं। पहले थोड़ा पढ़ना होता है ना, क्योंकि आजकल डीप पूछ लिया जाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, 50 एमसीक्यू। तो पहले आप पूरी कथा को सुनिए और लास्ट में प्रसाद लेकर जरूर जाना, उसके बिना पुण्य नहीं मिलता। तो शुरुआत करें। तो दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। तो जो दिव्या देशमुख हैं, इन्होंने महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत लिया है। और ये कहाँ पर हुआ, तो जॉर्जिया के बातूमी में। और ख़ास बात क्या रही, ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इन्होंने कोनेरू हम्पी को फाइनल में हरा दिया और जीत गई। तो भारत की जो महिला ग्रैंड मास्टर कौन कौन है, तो कोनेरू हम्पी जिनको इन्होंने फाइनल में हराया, हरिका द्रोणावल्ली, और तीसरी हैं वैशाली रमेश बाबू, और चौथी हैं दिव्या देशमुख। इन्होंने महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो यहाँ से महिला ग्रैंड मास्टर वाला क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और साथ में ये बन सकता है कि किसने जीता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। तो आगे चलें। तो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का जो अब 2025 में दिया गया है 1 अगस्त को, इसमें विजेताओं की पूरी सूची देख लेते हैं। तो 1 अगस्त 2025 को घोषित हुए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान जिन भी कलाकारों ने दिया, आपको पता है डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, सबको अवार्ड मिलता है इसमें। तो देख लेते हैं कि अवार्ड किसे मिला, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो आपके लिए वही है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12वीं फिल्म मूवी को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिला है। मतलब कि शाहरुख खान को भी मिला है जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को, जिनकी मूवी है ये 12वीं फेल। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। ये सब ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये मतलब मेन तो यही है, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और जो मूवी है। इसी के साथ कुछ अन्य अभिनय पुरस्कार जो आपको मैंने एक साथ ही यहाँ पर बता दिए कि अभिनेता का भी बता दिया, अभिनेत्री का भी, और साथ में हाँ जो सहायक अभिनेता होते हैं मतलब सपोर्टिंग एक्टर होते हैं, विजय राघवन और मुथुपेट्टे भास्कर को मिला है। और जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड है उर्वशी और जानकी बोडीवाला को मिला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस तो पूछे जाते हैं, साथ में सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभिनय में पुरस्कार मिला है उसको मैंने अलग कर दिया। और इसी के साथ जो अन्य अवार्ड मिले हैं अन्य कैटेगरी में भी, जैसे बेस्ट बंगाली फिल्म का, मराठी फिल्म क्योंकि राष्ट्रीय अवार्ड है ना, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म यहाँ पर अलग है, वो फीचर फिल्म है। ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला कटहल को, बंगाली का मिला डीप फ्रीज को, मराठी फिल्म का श्यामची आई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना। तो आगे चलें, ये मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप इसको पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। तो भारत के टॉप 10 शहर, सबसे सुरक्षित शहर लिस्ट आई है। इसमें भारत के टॉप सबसे जो सुरक्षित शहर हैं और असुरक्षित शहर हैं उनकी लिस्ट आई है। तो भारत में 2025 में शहरों की सुरक्षा को लेकर नई रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि कौन से शहर रहने के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं और सुरक्षा के मामले में देश का क्या ट्रेंड है। तो देखते हैं इसको। तो 2025 के मिड में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स के मुताबिक, कौन सा सेफ्टी इंडेक्स है, तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स, इसके मुताबिक भारत दुनिया में 67वें नंबर पर है। मतलब कि बात की जाए भारत की, तो भारत की रैंक है 67th, और भारत का जो स्कोर रहा है वो 55.8 रहा है। राष्ट्रीय स्थिति की बात की जाए तो भारत का वैश्विक स्थान 67 नंबर पर है। और निष्कर्ष क्या है कि अभी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन कुछ शहर सुरक्षा में काफ़ी बेहतर हैं। कौन कौन से, तो नंबर 1 पर सबसे भारत में सुरक्षित शहर माना गया है मैंगलोर को, जो कि कर्नाटक का है। ये नंबर 1 पर है।
पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग आती है 49 नंबर पर और भारत में पहले नंबर पर आ रहा है। नंबर 2 पर है गुजरात का वडोदरा, नंबर 3 पर है गुजरात का अहमदाबाद और नंबर 4 पर भी गुजरात का सूरत है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर गुजरात के ही शहर हैं, वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत। 5वें नंबर पर जयपुर आता है, 6ठे नंबर पर नवी मुंबई, 7वें नंबर पर तिरुवनंतपुरम, 8वें पर चेन्नई, 9वें पर पुणे और 10वें पर चंडीगढ़। ये टॉप 10 सबसे भारत के सुरक्षित शहर हैं। जो चंडीगढ़ है ना, पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग देखी जाए तो 175वें नंबर पर आ रहा है और भारत में 10वें नंबर पर आ रहा है। और जो मैंगलोर है, वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार 49 नंबर पर है, पर भारत की रैंकिंग में देखा जाए तो नंबर 1 पर है। तो हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी एप्लीकेशन पर यानी कि स्टडी वांस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर पहला पेड कोर्स लॉन्च किया है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मैं पूरी पॉलिटी पीसीएस लेवल तक डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। यानी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक, अगर एक बार आप ये इंडियन पॉलिटी पढ़ लेते हैं, दोबारा आपको कहीं और कोई कोर्स बाय नहीं करना पड़ेगा। और आपको ये जो कोर्स का प्राइस है 199 पे नहीं करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप जाकर सीधा एप्लीकेशन पर कोर्स को जब बाय करेंगे, वहाँ पर सब्सक्राइबर कूपन कोड में डाल देना, आपको डायरेक्ट 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। जो ये प्राइस है इसके नहीं, सिर्फ 169 में आपको पूरा ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, मैं रोज़ पढ़ा रहा हूँ इस पर, और साथ में क्लास के जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सब मैं पढ़ाता हूँ, और साथ में फ्री पॉलिटी की ई बुक भी मिलेगी, लैपटॉप में भी आप देख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। आप वहाँ पर कोई डाउट पूछना है, डाउट पूछ सकते हो। तो पूरा आपको पॉलिटी का कोर्स मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और कोई भी आपको दोबारा कहीं पर ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई नोट्स देखने की जरूरत पड़ेगी। इतना तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अब आगे चलें, और साथ में अगर आपको कोई ई बुक वगैरह बाय करनी है, आपको पता है एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वेबसाइट पर भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ वगैरह फ्री अपलोडेड है, और जो मतलब कि अपडेट वगैरह कुछ आता है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। सबका लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। और हाँ, जो ये मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाला अगस्त महीने का, इसकी ई बुक भी आपको फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एप्लीकेशन पर आप जाओगे, एप्लीकेशन पर मैं आज नहीं तो कल तक डाल दूंगा, उसमें ई बुक में जाओगे, वहाँ पर फ्री आपको मिल जाएगी। जुलाई मंथ की भी फ्री है, अगस्त वाली भी फ्री मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं। तो हमने जो सुरक्षित शहर हैं वो पढ़ लिए। अब भारत के सबसे असुरक्षित शहर जो डाटा आया वो देख लेते हैं। उसमें दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, नोएडा और जो गाजियाबाद वाला क्षेत्र है ना, इसको भारत के सबसे असुरक्षित शहर माने गए हैं। यहाँ पर जो अपराध दर है काफ़ी ऊंची है, कानून व्यवस्था में काफ़ी चुनौतियां हैं, और जो निवासियों की जीवन गुणवत्ता है वो भी काफ़ी प्रभावित हुई है। तो भारत के असुरक्षित शहरों में दिल्ली एनसीआर आता है। और दुनिया की बात की जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं, तो अबू धाबी नंबर 1 पर है यूएई का, और दोहा नंबर 2 पर है कतर का, दुबई नंबर 3 पर आता है, यूएई का शारजाह नंबर 4 पर, और ताइवान का ताइपेई नंबर 5 पर। ये टॉप 5, ये पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 सबसे सुरक्षित शहर हैं। अब आगे चलें, तो आगे है ऑपरेशन सिंदूर, सशस्त्र बलों के वीरों के लिए वीरता पुरस्कार की घोषणा। ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले जो मंथली करंट अफेयर में। अब उसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, वीरता पुरस्कार की घोषणा हुई है, वो पढ़ लेते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि तो आपको पता ही है कि पहलगाम में हुए जो आतंकवादी हमले थे, जिसमें हमारे 26 नागरिक शहीद हो गए थे, इसके जवाब में भारत ने त्रिसेवा अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो भारतीय थल सेना ने 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे, वायुसेना ने पाकिस्तान में 4 और पीओके में 5 लक्ष्यों पर सटीक हमले किए थे, और भारतीय नौसेना ने अभियान में परिचालन सहयोग प्रदान किया था। तीनों का योगदान था। तो इसी में पुरस्कार, वीरता पुरस्कार दिए गए हैं 15 अगस्त को। तो पहले है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, इसे मिला। तो ये युद्धकालीन सर्वोच्च विशिष्ट सेवा पुरस्कार है, जो कि 4 वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों को दिया गया है, और नौसेना अधिकारियों को भी मिला है। तो एयर मार्शल नरनेश्वर तिवारी, एयर स्टाफ, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एयर मार्शल अवधेश भारती, वाइस एडमिरल एस.जे. सिंह, इनको मिला है। उत्तम युद्ध सेवा पदक की बात की जाए तो उप सेना प्रमुख एडमिरल तरुण सोबती को मिला है। और उसके साथ युद्ध सेवा पदक की बात की जाए तो ये 13 वायुसेना अधिकारी सम्मानित किए गए हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एयर वाइस मार्शल जोसेफ सुवारेस, एयर वाइस मार्शल प्रज्वल सिंह, अशोक राज ठाकुर। और बात की जाए वायुसेना पदक की तो 26 वायुसेना अधिकारियों को प्रदान किया गया है,
जिसमें से जो प्रमुख है वो आपको समझा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो अंकुर हकीम को मिला है, वरुण भोजी को मिला है, मयंक पालीवाल, कौस्तुभ नलावड़े और नवीन चंद्र, ये हमारे वायुसेना अधिकारी हैं, इनको मिला है। और वीर चक्र की बात की जाए जो कि असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है, तो ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा और सार्थक कुमार जी और अर्शवीर सिंह ठाकुर, ये कुछ पुरस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था, उसमें से जो कुछ मुख्य बातें निकल कर आई हैं, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। ये हमारा 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, जिसमें विकसित भारत 2047 का रोड मैप रखा गया था। तो कितने समय तक ये जो भाषण चला था, तो 103 मिनट, और ये अब तक के सबसे लंबा भाषण था, 103 मिनट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और मुख्य विषय इसमें क्या था प्रधानमंत्री जी के भाषण में, तो विकसित भारत 2047 का रोड मैप। हमारा ये लक्ष्य है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे, यानी कि डेवलप कंट्री की श्रेणी में आ जाएंगे, तो उसका रोड मैप क्या होगा। तो इस पर फोकस रखा गया था। आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी नवाचार, नागरिक सशक्तिकरण, रक्षा, अर्थव्यवस्था, कृषि, ऊर्जा और अंतरिक्ष, ये मुख्य फोकस बिंदु थे। यानी कि इन इन मुद्दों पर बात हुई है भाषण में, मतलब ये रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी स्वदेशीकरण के लिए 2025 में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी गई है। निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलने की घोषणा की गई है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम उठाए गए हैं। और कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए किसानों को कहा कि भारत की समृद्धि की रीढ़ है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भाषण दिया है ना, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने यहाँ पर सारे, वैसे तो भाषण 103 मिनट का है, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बिंदु निकल कर आए हैं वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। पीएम धन्य जो कृषि योजना है 100 पिछड़े कृषि जिलों के लिए है, लागू की गई है। और भारत में वैश्विक रैंकिंग की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि दूध, दलहन और जूट के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों के मामले में हम नंबर 2 पर हैं वर्ल्ड में। और कृषि निर्यात के मामले में तो हमने 4 लाख करोड़ पार कर दिया है। कृषि निर्यात एक्सपोर्ट के मामले में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये मुख्य बिंदु रहे हैं। और इसके साथ रोजगार और जनसांख्यिकी लाभ की बात की जाए तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 1 लाख करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। और नए रोजगार पाने वाले युवाओं को इसमें 15,000 रुपये का लाभ और लक्ष्य 3 करोड़ लाभार्थियों का रखा गया है। इस योजना के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा भी। और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, यहीं पर बता देता हूँ, ये योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। आखिर ये योजना है क्या, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर खड़े होकर योजना के बारे में बताया था। तो इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं और उनकी जो महीने की सैलरी है वो 1 लाख तक हो। तो उनको पहले ईपीएफओ में, यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकृत होंगे वो। और कितने रुपए इस योजना के तहत उनको मिलेंगे, यानी कि ये वाली योजना जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो इस योजना के तहत योग्य युवाओं को, यानी कि जो योग्य होंगे, जो कि मतलब इस कैटेगरी में आएंगे, जो पहली बार जॉब कर रहे होंगे प्राइवेट और इसमें ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होंगे, उनको कुल 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा। यह राशि जो 15,000 की है 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 6 महीने की निरंतर सेवा पूरी करने पर, मतलब कि 6 महीने की सेवा पूरी कर लोगे तो 7500, और उसके बाद 12 महीने की सेवा पूरी करने पर 7500। तो 7500 15,000 का लाभ मिलेगा। यह है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। के बाद है कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025। आपको पता है कि ये जो बिल है पारित हुआ है, जिसमें जो ये ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं ना, जो फैंटेसी गेम वाले हैं, उनको बंद कर दिया गया है। तो संसद ने पारित किया कब, ये 21 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के नुकसान से बचाना, साथ ही ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेम्स को बढ़ावा देना। तो गेमिंग सेक्टर की इसमें जो बिल आया था ना, इसमें गेमिंग सेक्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ई स्पोर्ट्स। ये ई स्पोर्ट्स क्या होता है, प्रतियोगी खेल होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल के ये जो डिजिटल वर्जन होता है, जैसे रियल लाइफ में ग्राउंड में खेला जाता है, वैसे ही ये वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन खेला जाता है। इसमें रणनीति, टीम वर्क और कौशल की जरूरत पड़ती है, जैसे ग्राउंड में पड़ती है, इसमें भी फुटबॉल क्रिकेट खेलना है, डिजिटल वर्जन है, इसमें भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें टूर्नामेंट भी होता है और पुरस्कार अवार्ड भी मिलते हैं। तो इसको बैन नहीं किया गया, इसको सरकार बढ़ावा दे रही है। साथ ही जो ऑनलाइन सोशल गेम्स होते हैं
यानी कि जो हम मनोरंजन के लिए खेलते हैं, जिसमें हम पैसे वगैरह नहीं लगाते, पर मनोरंजन के लिए खेलते हैं, जैसे कैंडी क्रश हो गया, कोई पजल वगैरह हो गया, क्विज वगैरह हो गया, इसमें पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं, बस खाली मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेला जा रहा है। ये सुरक्षित माने जाते हैं, सिर्फ मनोरंजन और सीखने के लिए। तो इनको भी बैन नहीं किया गया, बैन किया गया इसको, ऑनलाइन मनी गेम्स को। तो सरकार ने अपने बिल में पहले 3 कैटेगरी को बांटा है, जो मैंने आपको बताया। पहली कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है, 1 मिनट रुकिए, ये रही ई स्पोर्ट्स। इसको भी सरकार प्रोत्साहन कर रही है, इसको भी बैन नहीं किया। दूसरी है जो ऑनलाइन सोशल गेम्स हैं, इसको भी बैन नहीं किया जा रहा। ये जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, इसको बैन किया गया है, जिसमें हम पैसे लगाकर खेले जाने वाले गेम, जैसे आपने ड्रीम 11 का नाम सुना होगा ना, ड्रीम 11 में पैसे लगाए जाते थे, खेला जाता था। तो ड्रीम 11 को बैन नहीं किया गया। ड्रीम 11 में जो गेम करवाई जाती थी ना, क्योंकि अब ड्रीम 11 तो एप्लीकेशन अभी भी है, अभी उनका कहना है कि शायद उन्होंने वो गेम्स की जगह कुछ और नए गेम्स डाले हैं जिसमें पैसे वगैरह नहीं लगते, बाकी वो गेम बंद हो गई हैं। जैसे लूडो में बैटिंग की जाती थी, पैसे लगते थे। फैंटेसी क्रिकेट की ड्रीम 11 के साथ MPL, बहुत सारी ऐसे गेम थी, पोकर हो गया, रम्मी हो गई। इसमें क्या था, पैसे लगाकर आप एक तरह से गैम्बलिंग की जाती थी। तो इसमें नशा, आर्थिक नुकसान, क्योंकि एडिक्शन हो जाती थी ना, आत्महत्या, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर समस्याएं सामने आने लगी थी। सरकार ने ये बिल में कहा है। तो इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना है कि लगभग 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है उनका। और कई विदेशी कंपनियां भारत से बाहर से गेम चलाती थी और इन्हें रोकना भी मुश्किल था, क्योंकि उनका सारा डाटा भारत के बाहर था और भारत गेमिंग उद्योग का हब बन रहा है, लेकिन कोई मजबूत कानून नहीं था। इसलिए सरकार ये बिल लेकर आई है। तो इस विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या हैं? पहला है, जो बिल में लिखा है, प्रयोज्यता। इसका मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी, किस पर लागू होगा। तो ये कानून पूरे भारत में लागू होगा, भारत के जो भारतीय सीमा में आप कहीं पर हैं, हर जगह, और भारत के बाहर में चल रहे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा। यानी कि अगर भारत के बाहर भी कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, लेकिन जो भारत में उसके यूजर हो रहे हैं, भारत में वो रजिस्टर कर रहे हैं, तब भी लागू होगा। के साथ इसमें क्या बताया गया है, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है। ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल की मान्यता दी जाएगी सरकार के द्वारा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय टूर्नामेंट्स के लिए गाइडलाइन बनाई जाएंगी। ट्रेनिंग अकादमी और रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। ई स्पोर्ट्स को राष्ट्रीय खेल नीतियों में शामिल किया जाएगा, यानी कि ई स्पोर्ट्स को सरकार बढ़ावा देगी। और जो हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पैसे वाली सभी ऑनलाइन गेम्स पूरी तरह बैन, चाहे वह संयोग यानी कि जो लॉटरी जैसी गेम होती हैं, या जैसे ड्रीम 11 क्यों बच रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को मनी गेम्स नहीं कहते थे, वो अपने आप को स्किल्ड बेस्ड गेम कहते थे, कौशल आधारित गेम्स कहते थे। तो सरकार ने कहा चाहे लॉटरी वाली गेम हो, जिसमें डायरेक्ट पैसा लगकर आप लक के बेस पे खेलते हो, या स्किल बेस्ड जिसे ये कहते हैं कौशल आधारित, फैंटेसी स्पोर्ट, इनका भी मिश्रण हो, तब भी ये बैन है। इनका विज्ञापन और प्रचार पर भी रोक है, और बैंक और UPI जैसे पेमेंट सिस्टम इनके लेन देन नहीं करेंगे। सरकार ने पूरा तरह से बैन कर दिया है। और अगर कोई ऐसा करता है तो अपराध और दंड बताया गया है कि पैसे वाले जो रियल मनी गेम चलाना या सुविधा देना बिना अनुमति के, तो अधिकतम 3 साल जेल है और अधिकतम 1 करोड़ जुर्माना है। अगर इसके विज्ञापन किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, तब क्या होगा, तो 2 साल जेल है और 50 लाख जुर्माना है। और अगर अपराध एक बार कर लिया, जुर्माना लग गया, रिपीट ऑफेंस कर रहे हो, तो 5 साल की जेल है और 2 करोड़ जुर्माना है। इसमें अपराध और दंड है। आगे चलें तो आगे है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि 2025 में दिया गया है, और यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और ये समाज में साहस, नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इसमें इस बार 3 लोगों को, यानी कि 3 संगठन या व्यक्तियों को मिला है। पहला एजुकेट गर्ल्स, और ये भारत की संस्था है, भारत की NGO है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, भारत की NGO को मिला है, एजुकेट गर्ल्स, जो कि भारतीय NGO है। NGO मतलब होता है नॉन गेन ऑर्गेनाइजेशन, ये NPO भी कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था। तो ये राजस्थान में शुरू हुई संस्था है और पूरे भारत में सक्रिय है। इसका लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण बच्चियों को स्कूल और शिक्षा से जोड़ना, और 30,000 प्लस गाँव में काम किया इन्होंने, 20 लाख से ज़्यादा बच्चियों का नामांकन किया है। प्रगति कार्यक्रम से 31,000 से ज़्यादा युवतियों को पढ़ाने का मौका मिला है, और यह पहली भारतीय संस्था है जिसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है।
इससे पहले भी भारत में कई लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, लेकिन ये पहली संस्था है जिसे मिला है। तो आगे चलते हैं। ये तो आपने देख लिया एक, जैसे कि हमने कहा कि 3 लोगों को मिला है। दूसरा, शाहिना अली जो कि मालदीव के हैं, इनको मिला है। शाहिना अली मालदीव की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और वे समुद्र का जो जीवन है और महासागर के संरक्षण पर लंबे समय से काम कर रही हैं। यही हैं शाहिना अली। तो इनका क्या है, समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए कहा जाता है। मालदीव द्वीपों में समुद्र और जो कोरल रीफ है ना, इनके संरक्षण में इनका काफ़ी योगदान रहा है और स्थानीय समुदाय और मछुआरों को भी संरक्षण में शामिल करती हैं, उनको भी अपने साथ मिलाती हैं। और प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भी इन्होंने अभियान चलाया था। समुद्र तटों और द्वीपों पर फैले जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। और बीच क्लीनअप, जो समुद्र के बीच हैं, समुद्री बीच हैं, उनके क्लीनअप के लिए इन्होंने अभियान चलाए और हजारों किलो प्लास्टिक का कचरा इन्होंने हटवाया था। तो इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और इसी के साथ जागरूकता और सफाई अभियान ये चलाती रहती हैं, बच्चों और युवाओं में भी। और तीसरे व्यक्ति कौन है, तो फ्लाविनो एंटोनियो एल विलान्योवा। इनको आप विलान्योवा से याद रख सकते हैं या फ्लाविनो से। ये फिलीपींस के हैं, तो कैथोलिक पादरी हैं, ये प्रीस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे, और समाज सेवी हैं। पहले स्वयं व्यक्ति हैं, क्या कहते हैं, अब तो पादरी हैं विलान्योवा। ये पहले खुद नशे के शिकार रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने जीवन बदलकर गरीब और वंचित लोगों की सेवा में लगे। समाज के सबसे कमजोर वर्ग, बेघर हैं, जो गरीब हैं, जो नशे से एडिक्टेड हैं, नशेड़ी हैं, विस्थापित लोगों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया। गरीब और बेघर लोगों की सेवा की और समाज के वंचितों के लिए कानूनी और सामाजिक अधिकारियों की लड़ाई लड़ी। तो इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है रेमन मैग्सेसे। तो तीनों का आपको नाम याद हो गया ना। अब आगे चलते हैं। तो आगे अगली खबर है। अब हमने अगस्त की जो इम्पोर्टेंट जो खबरें थी देख ली। अब हम नेशनल करंट अफेयर देखते हैं, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ऐसे इसको मैंने बांटा हुआ है। तो नेशनल करंट में क्या है कि पीएम मित्र योजना के तहत नए टेक्सटाइल पार्क भारत के वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। तो इस योजना का लक्ष्य क्या है, पहले हम योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। तो भारत में कपड़ा उद्योग को मजबूत बनाना, फाइबर को फैब्रिक और फैशन तक पूरी कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करना है, यानी कि जहाँ से धागे से लेकर जो कपड़ा बनता है उस पूरी श्रृंखला को यूनाइट करना, एकीकृत करना। और वैश्विक कपड़ा उद्योग में भारत को सबसे अग्रणी बनाना, आगे करना। तो इसके साथ टेक्सटाइल जो पार्क बनाए जाएंगे, जिसकी हमने बात की है, क्योंकि टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे वहाँ पर भारत के वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा ना। तो 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने, 7 में 7 बनाए जाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 7 बनाए जाएंगे और निवेश क्या होगा, निवेश होगा 4,445 करोड़ रुपए का 2027-28 तक। कुल निवेश का लक्ष्य रखा गया है 70,000 करोड़ रुपए और इसमें लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां मिलेंगी, ऐसा सरकार का दावा है। और सुविधाएं, तो विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर ये पार्क बनाए जाएंगे। और लॉजिस्टिक की आपको पूरी मिलेगी ताकि जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है एकदम सही रहे। कौशल विकास केंद्र यानी कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। और ये पार्क वाले राज्य मैंने यहाँ पर भारत के मैप से भी आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर है। तो तमिलनाडु के विरुद्धनगर, तमिलनाडु के कहाँ पर, विरुद्धनगर, तेलंगाना के वारंगल, और उसके साथ ही गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती। आप जो देख पा रहे हैं ना 7, इन 7 राज्यों में, जैसे कि हमने पढ़ा कि पीएम मित्र वर्ग के जो 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे पार्क, ये यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न खासकर ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि उस राज्य के कहाँ पर, किस शहर में, तमिलनाडु के कहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, लखनऊ में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सब स्थापित किया जाएगा। अब आगे चलें। तो वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर रहा है, यानी कि मछली उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग रही है सेकंड। उपलब्धि क्या है, भारत दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यह जानकारी हमें केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री राजीव रंजन जी ने दी है। तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2024-25 में भारत का जो मत्स्य उत्पादन है, बात की जाए 13-14 की तुलना में 103% बढ़ा है। और यह वृद्धि सरकार की योजनाओं और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी की वजह से हुई है। यहाँ से बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो भारत है मत्स्य उत्पादन में कितने नंबर पर आ गया है, तो दूसरे नंबर पर आ गया है। तो आगे चलें। तो सरकार ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर विश्राम सुविधा शुरू की है। क्या, अपना घर विश्राम सुविधा शुरू की है।
ये योजना है क्या, पहले इसका उद्देश्य क्या है। तो जो ट्रक चालक है ना, इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बढ़ाना, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, क्योंकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और पहल का पैमाना क्या है, तो 1 जुलाई 2025 तक 368 अपना घर इकाइयां स्थापित की गई हैं। कितनी, 368। और जिसमें कुल विस्तार कितने हैं, 4611। और स्थान, राष्ट्रीय और राज्य जो राजमार्ग हैं, मतलब कि जो नेशनल हाईवेज है ना, वहां पर तेल विपणन कंपनियों के ईंधन आउटलेटों में, जो तेल वगैरह मतलब कि जो पेट्रोल वगैरह देती हैं कंपनियां, वहीं पर उन्हीं के आउटलेट में ये स्थापित किए जाएंगे। ये क्या होगा, पहले इसको समझ लीजिए। तो मोबाइल ऐप के जरिए इसमें जो भी ट्रक ड्राइवर है, डिजिटल सहायता, अपना घर मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा, वहां से बिस्तर बुक कर सकते हैं। बिस्तर बुक करना कि मतलब सोने के लिए, और साथ में रजिस्ट्रेशन करना और सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करना, सब उनको ऐप पर मिल जाएगी। सुविधाएं कौन कौन सी मिलेंगी, तो सुरक्षित और आरामदायक नींद के लिए आराम गृह मिलेगा, किफ़ायती भोजन के लिए रेस्टोरेंट और ढाबे मिलेंगे, स्वच्छ शौचालय और स्नान सुविधाएं, और घर जैसा खाना पसंद करने वालों के लिए खाना पकाने की जगह भी मिलेगी, और शुद्ध पानी मिलेगा। ये अपना घर योजना के तहत जितने भी ट्रक चालक हैं, उनको एक तरह से मतलब रुकने के लिए व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की सरकार के रीढ़ हैं। तो सरकार, क्योंकि ये हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं जो भी ट्रक चालक हैं, तो इनको आराम करने के लिए एक विश्राम गृह बनाया जाएगा, जिनमें इनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इस योजना का नाम है अपना घर विश्राम योजना सुविधा। ठीक, आपको समझ आ गया होगा, अपना घर याद रखना। हम आगे चलें, तो गुजरात में शुरू हुआ भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो गुजरात में, इससे पहले अगर बात की जाए कि भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ना, तो वो असम का है। लेकिन जो ये मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, क्योंकि जो असम में शुरू हुआ था, उसमें विदेशी उपकरण भी थे, लेकिन पूरी तरह से स्वदेशी की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, तो पूरी तरह से स्वदेशी जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो गुजरात में शुरू हुआ है। तो स्थान कहाँ, तो गुजरात के कांडला, यानी कि दीनदयाल बंदरगाह पे। और इसका उद्घाटन केंद्रीय जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। और बात की जाए इसकी क्षमता की, तो इसकी अभी क्षमता रखी गई 1 मेगावाट। और शुरू में जो बंदरगाह परिसर में 11 बस और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए हरित हाइड्रोजन योजना है, और भविष्य में सभी बंदरगाह पर यह चलेगी, सभी वाहनों के लिए। और इस योजना के विस्तार में इस अंत में 5 मेगावाट तक हो जाएगा, और अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक 10 मेगावाट तक, जो कि सालाना लगभग 140 मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेगा ये हाइड्रोजन प्लांट। और आगे अब चलें, तो भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का ट्रायल रन किया है। ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल ट्रायल किया है। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर है। इसमें कुल वैगन कितने हैं, 345 डब्बे हैं, और 7 इंजन लगेंगे। ट्रायल कहाँ पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक इसका ट्रायल किया गया है, 209 किलोमीटर की दूरी। और इसकी औसत स्पीड रहेगी 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत स्पीड। तो ये ट्रायल किया गया है। और इसकी विशेषताओं की बात की जाए, तो 72 टन प्रति डिब्बे के हिसाब से इसकी कैपेसिटी रखी गई है। और इसका विन्यास जो है, मतलब कि विस्तार जो है, 3 लंबे रैंकों को जोड़कर पूरी 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन बनाई गई है। इसमें 7 इंजन लगे हैं। भारतीय रेलवे ने रचा इतिहास, पटरियों के बीच लगाए गए सोलर पैनल। आप जो देख रहे हैं, जो रेलवे पटरियां हैं, इसके बीच में सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये कहाँ पर लगे हैं, तो देश के पहले हटाने योग्य यानी कि रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और ये प्रणाली वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, बनारस में। और ये प्रतिदिन लगभग 67 यूनिट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगी। और पैनलों को, जो ये पैनल है, इन्हें एपोक्सी एडहेसिव से कंक्रीट, जो बीच में कंक्रीट होते हैं ना, तो स्लिपर से इसको चिपकाया गया है। इससे धातु और कंक्रीट के बीच मजबूत बंधन बनता है। और 70 मीटर लंबे ट्रैक पर अभी ये शुरू किया गया है। इसमें कुल 28 पैनल लगाए गए हैं, और 15 किलोवाट की इसकी कुल क्षमता है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ, बनारस में। वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद है कि केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। केरल ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और स्वयं को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। और यह घोषणा वहां के मुख्यमंत्री ने
डिजी केरल परियोजना के पहले चरण की सफलता के बाद की है। और केरल को पूरी तरह से भारत का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट कहा गया है। और इसमें जो ये पूरा सर्वेक्षण हुआ था, कवरेज कितनी थी, तो लगभग 1.5 करोड़ व्यक्तियों तक ये पहुंचा है इस सर्वे में। और 83.46 लाख परिवार इसमें शामिल हुए हैं। और 21.87 लाख लोगों पर यह प्रशिक्षण दिया गया और उनका मूल्यांकन किया गया। और सफलता दर रही है 99.98%, जो डिजिटली अवेयर है। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। तो आगे चलते हैं। तो पीएम मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। पीएम मोदी ने जो जापान की यात्रा की, फिर चीन में एससीओ का जो क्या कहते हैं समिट हुआ वो अटेंड किया। तो जापान में इन्हें शुभ दरुमा, इसको गुड़िया का नाम है दरुमा जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, आखिर ये चर्चाओं में क्यों है। तो दरुमा गुड़िया क्या है, तो जापानी संस्कृति में सौभाग्य यानी कि गुड लक और धैर्य प्रिजिवरेंस इसका प्रतीक माना गया है। यानी कि सौभाग्य और धैर्य का इसे प्रतीक माना गया है जापानी कल्चर में। और पारंपरिक रूप से ये लाल रंग की होती है। और इसका रूपांकन इसे बोधि धर्म के रूप में बनाया जाता है। और इसकी परंपरा क्या है कि जब कोई व्यक्ति लक्ष्य तय करता है, कोई अपना एम तय करता है, तो गुड़िया की एक आंख है इसको भरता है ऐसे। और जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तब दूसरी आंख को भर देता है। और यह प्रतिबद्धता और धैर्य का प्रतीक है। यानी कि जब लक्ष्य तय किया तो एक आंख को भरा, लक्ष्य कंप्लीट हुआ तो दूसरी आंख को भरा। और यह प्रतिबद्धता और धैर्य का प्रतीक है, जापानी कल्चर का प्रतीक है। तो पीएम मोदी को ये मतलब इस बार दिया गया गिफ्ट भेंट के तौर पर। इसका नाम है दरुमा गुड़िया। तो नेशनल करंट अफेयर हमारा अगस्त महीने का हमने देख लिया। अब इंटरनेशनल जो खबरें हैं अगस्त महीने की वो देख लेते हैं। तो 600 साल बाद फटा रूस का क्राशे निनिकोव ज्वालामुखी। ये जो क्राशे निनिकोव ज्वालामुखी है रशिया में है, ये 600 साल बाद सक्रिय हुआ है, एक्टिव हुआ है, इसलिए काफ़ी खबरों में है। और कहाँ पर है रूस में, तो कामचटका प्रायद्वीप पर। और लगभग 600 साल बाद ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। पिछली बार जब बात की जाए तो 15वीं शताब्दी यानी कि 1463 ईस्वी में पहली बार फटा था। उसके बाद 600 साल बाद ये दोबारा सक्रिय हुआ है। और हाल ही में इस क्षेत्र में जब ये इसका एक्टिव हुआ तो 8.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए थे और इस भूकंप से सुनामी चेतावनी भी जारी हुई थी। तो कौन सा ज्वालामुखी का नाम क्या है, क्राशे निनिकोव ज्वालामुखी। कहाँ पर है, और ये रशिया में है। अब क्योंकि प्रश्न बन सकता है, आपको हो सकता जब भी प्रश्न आएगा आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन करंट अफेयर में काफ़ी चर्चाओं में है। आगे चलें। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 107वां इसका सदस्य बना है मोल्दोवा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, का 107वां सदस्य बन गया है मोल्दोवा। और मोल्दोवा ने अब की सदस्यता स्वीकार कर ली है। तो जो आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। और कहाँ पर हुई थी, तो पेरिस में ये हुई थी। कोप 21वां सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर इसका ये मतलब गठबंधन बना था। और आईएसए में अभी तक 124 देश के सदस्य प्लस हस्ताक्षरकर्ता। आप कहेंगे जब मोल्दोवा 107वां बना है तो 124 देश इसके सदस्य कैसे हो गए, तो देखिए इसीलिए यहाँ पर सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता लिखा है। सदस्य वो हैं जो पूरी तरह से अब सदस्य बन गए हैं 107। हस्ताक्षरकर्ता का मतलब होता है कि वो देश जिन्होंने साइन कर लिया है सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, इनको धीरे धीरे मेंबर बना दिया जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो चीन में शुरू हुआ रोबोटों का ओलंपिक। रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है कहाँ पर, चीन में। तो बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स आयोजित हुए हैं। इसमें 16 देशों की 280 टीमें और 500 से अधिक ह्यूमनॉइड मतलब होता है रोबोट। तो देख रहे हैं आप, अभी तक तो जो मानव थे इन्हीं का ओलंपिक हो रहा था, अब रोबोट भी आ गए हैं ओलंपिक में। तो ये चीन में हुआ है, चीन की बीजिंग में हुआ है। और इसमें क्या हुआ है कि प्रतियोगिता 4 दिन चली है। ये इसका मकसद था खेल, नृत्य और कामों में रोबोट्स की कुशलता, शक्ति और तकनीकी सीमाएं परखना और मूवमेंट की परीक्षा हुई। तो रोबोट का जो ये ओलंपिक हुआ है इसमें 16 देशों ने भाग भी लिया, जिसमें 280 टीमें थी, 500 से अधिक और रोबोट थे इसमें। तो प्रतियोगिताएं 26 इवेंट्स इसमें हुए थे, जिसमें 100 मीटर की जो दौड़ थी ना, उसमें सबसे तेज रोबोट ने 21.5 सेकंड में पूरी की थी। जो 100 मीटर की दौड़ हुई थी, जो सबसे तेज रोबोट था उसने दौड़ 21.5 मीटर में पूरी की। और फुटबॉल मैच की बात की जाए तो पूरी तरह से एआई वाले रोबोट्स इस समय खेले थे। किक बॉक्सिंग में रोबोट्स ने संतुलन और गिरने के बाद भी रिकवरी दिखाने की कोशिश की।
नृत्य और रिले रेस में भी टीम वर्क देखा गया, समन्वय देखा गया। ये कहाँ पर हुआ रोबोटों का ओलंपिक? ये चाइना के बीजिंग में हुआ है। अब भारत चीन संबंधों में नरमी हेडलाइन है, और एससीओ शिखर सम्मेलन जो कि चीन के तियानजिन में हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 10 महीने बाद मुलाकात हुई। इसका मकसद है आपसी भरोसा बढ़ाना और सहयोग फिर से शुरू करना। तो भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा से अब शुरू हो गई हैं। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है और पर्यटक वीजा फिर से अब शुरू हो गए हैं। भारत पहले ही चीनी नागरिकों का पर्यटक वीजा जारी कर चुका है, मतलब भारत ने पहले जारी कर दिए हैं वीजा चीनी नागरिकों के लिए। लेकिन अब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा था वो भी अब चाइना के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू कर दी जाएंगी। ये एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? चीन के तियानजिन में। अब इसके बाद हम अपॉइंटमेंट्स देखते हैं जो अगस्त महीने में नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इंपॉर्टेंट है। महालेखा नियंत्रक सीजीए का अब पदभार किसने संभाला है? इंपॉर्टेंट पद है, आपको पता है सीजीए का, महालेखा नियंत्रक का। तो टीसीए कल्याणी ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इनको तो उर्जित पटेल, ये पहले भारत के क्या कहते हैं गवर्नर रह चुके हैं, इनको अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, डिप्टी एनएसए हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। इंडस इंड बैंक ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? राजीव आनंद को। और संजय वासयान ये भारत के 47वें उप नौसेना प्रमुख हैं। एक तो नौसेना प्रमुख होते हैं, फिर उसके बाद उप नौसेना प्रमुख उनके नीचे आते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भी भारत के उप सेना प्रमुख बने हैं। तो मैं आपको एक साथ बता ही देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं और उप प्रमुख तीनों को कवर कर दिया। जैसे आर्मी यानी जो हमारी थल सेना है, इसके प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और उप प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। वायुसेना की बात की जाए, एयरफोर्स की, तो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, और उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। और नौसेना की बात की जाए तो प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और बात की जाए उप प्रमुख की तो वाइस एडमिरल संजय वासयान। अब आपको तीनों सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख पता चल गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं। इससे पहले मैंने ना जनवरी से जून की वीडियो भी अपलोड की हुई है यूट्यूब पर 6 महीने की, जुलाई की मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की हुई है इस पर क्या कहते हैं यूट्यूब पर। और इसकी जो ई बुक है जुलाई वाली, मैंने एप्लीकेशन में फ्री की हुई है। आप एप्लीकेशन स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर जाओगे, वहाँ पर जुलाई की आपको ई बुक फ्री मिल जाएगी, और जो अगस्त की जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी ई बुक भी आपको मैं फ्री अपलोड कर दूंगा। आज या कल में अपलोड हो जाएगी एप्लीकेशन पर। तो पीएम मोदी ने खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत की है। तो पहली बार एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। तो इसमें जो इसके पहले प्राप्तकर्ता मतलब कि किसे दिया गया है, तो नाइजीरिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडेमोला ए एडेनले का नाम क्या है? यह है नाइजीरिया के एडेमोला ए एडेनले। इन्हें भारत का पहला जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार, इन्हें दिया गया है। उसके बाद है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जाने वाला इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और इसे जो ये इक्वेटर पुरस्कार है ना, जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता ग्रुप को यह पुरस्कार दिया गया है यूएनडीपी के द्वारा। और तीसरा, मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया है। ये तीनों ही अवार्ड जो हैं, अवार्ड्स जो मतलब पुरस्कार मिले हैं, इंपॉर्टेंट हैं अगस्त महीने के। अब आगे चलते हैं और आगे बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो अगस्त महीने में ये 2 किताबें आपको याद रखनी है। पहला है द राइज ऑफ द हिटमैन, जो कि रोहित शर्मा की स्टोरी है, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी किताब है द कॉन्शियस नेटवर्क, ये सुगाता श्रीनिवास राजू के द्वारा लिखी गई है। जो क्या कहते हैं इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, आपातकाल के समय जो चैलेंजेस थे वो सारा इसमें
मतलब वर्णन है। कौन सी किताब है? द कॉन्शियस नेटवर्क, सुगाता श्रीनिवास राजू। और जो द राइस ऑफ द हिटमैन है, ये आर कौशिक के द्वारा। जो आर कौशिक हैं, ये क्रिकेट के काफ़ी खिलाड़ियों के ऊपर इन्होंने किताबें लिखी हैं। अब आगे चलें तो आगे हम रैंक एंड रिपोर्ट देख लेते हैं। तो भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। यानी कि विश्व में देखा जाए तो यात्रियों की संख्या के आधार पर कि कितने यात्री विमान पर रोज मतलब आवागमन करते हैं, उस हिसाब से भारत 5वें नंबर पर आ गया है। 2024 के ये आंकड़े हैं जो अब जारी किए गए हैं। नंबर 1 पर है यूएसए, जहाँ 87.6 करोड़ यात्री। देख रहे हैं आप, एक साल में कितने? 87.6 करोड़ यात्री। आप कहेंगे इतने यात्री तो वहाँ पर मतलब इतने तो वहाँ लोग नहीं हैं। तो एक लोग 2 बार भी यात्रा करें तब भी मतलब काउंट होगी। मतलब एक आदमी गया और आया तो 2 बार हो गया ना। तो 87.6 करोड़ यात्री का बाजार है। टिकटें हुई हैं, 5.2% की वृद्धि देखी गई है। चाइना में 74.1 करोड़ यात्री। यूके तीसरे नंबर पर आता है और स्पेन चौथे नंबर पर है और भारत 5वें नंबर पर आता है। भारत के जो यात्री हैं 24.1 करोड़। और आप कहेंगे स्पेन में भी इतने हैं, लेकिन स्पेन में कुछ हज़ार ज़्यादा हैं, इसलिए ऊपर है। 11.1% की वृद्धि देखी गई है। तो भारत विमानन बाजार में यात्रियों की संख्या के आधार पर 5वें नंबर पर आ जाता है। अब इसके बाद है तो देखिए, भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर। तो रैंकिंग रिपोर्ट में मैंने आपको पीछे भी बता ही दिया था, मतलब समसामयिकी में बता ही दिया था, लेकिन अब हम रैंक और रिपोर्ट देख रहे हैं तो रैंकिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी मैंने पूरी रैंकिंग दे दी है। वहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा था ना, मैंगलोर नंबर 1 पर है कर्नाटक का, और बाकी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर गुजरात के शहर हैं, वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत में। चंडीगढ़ 10वें नंबर पर है। आगे चलें तो एक और रिपोर्ट जारी की गई है एडीआर के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि 40% मुख्यमंत्री जो भारत के हैं, इन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। तो देश के कुल 30 जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इसमें से 12 मुख्यमंत्री यानी कि 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से जो 10 है ना, उन पर यानी कि 33% मुख्यमंत्रियों पर तो गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे हत्या का प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी जैसे मामले हैं। इसमें अगर बात की जाए कि सबसे अधिक मामले वाले मुख्यमंत्री, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इन पर 89 मामले हैं। एम के स्टालिन तमिलनाडु के, इन पर 47 मामले हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के 19 मामले हैं। कर्नाटक के सिद्धरमैया, इन पर 13 मामले हैं। और झारखंड के हेमंत सोरेन, इन पर 5 मामले हैं। तो सबसे अधिक मामले किन पर दर्ज हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर 89 मामले। तो आगे अब हम अगस्त महीने में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन हुए हैं वो देख लेते हैं। तो 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन लोरा डालमायर, इनका निधन हो गया है। तो 31 वर्षीय डालमायर की मौत पाकिस्तान में काराकोरम पर्वत श्रृंखला में, जब ये एक पर्वतारोही थी, ये पर्वतारोहण के समय इनकी एक हादसे में मौत हो गई। मतलब कि माउंट क्लाइंब कर रही थी, पर्वत चढ़ रही थी, पर्वतारोही थी, उसमें ये अचानक से फिसल गई और इनकी मौत हो गई पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। इनका नाम है लोरा डालमायर, इम्पोर्टेंट है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अर्थशास्त्री थे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, इनका निधन हो गया है। अभी जो झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ना, कौन है? हेमंत सोरेन, उनके पिताजी थे ये। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। महान हॉकी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी थे ये हॉकी खिलाड़ी, वेस पेस का निधन हो गया है। दुनिया भर में मशहूर अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो, आपने इंस्टाग्राम वगैरह पर और यूट्यूब पर काफ़ी वायरल रहते थे ये अपनी दरिया दिली के लिए। तो मशहूर अमेरिकी जज फ्रैंक कैप्रियो का भी 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। और पंजाबी मनोरंजन जगत अपने सबसे प्रिय हास्य कलाकारों और अभिनेताओं में से एक जसविंदर सिंह भल्ला का भी निधन हो गया है। तो अब आगे चलते हैं और कुछ योजनाएं भी देख लेते हैं जो कि अगस्त महीने की इम्पोर्टेंट है। तो असम की निजुत मोइना 2.0 योजना, ये क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा यानी कि हाई सेकेंडरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए प्रोत्साहित करना, बेटियों को सशक्त बनाना और ड्रॉप आउट दर को कम करना। यह योजना समावेशी है, सभी परिवारों की बेटियां लाभ उठा सकती हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसे भी हो। तो इसमें इस योजना में क्या किया जाएगा कि हायर सेकेंडरी एचएस जिसे शॉर्ट में कहते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, 1,000 रुपये 10 किस्तों में। जो यूजी के स्टूडेंट हैं उन्हें
12,500, जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं उन्हें 25,000 रुपये, 2500 की किस्तें 10 महीने की। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो बेटियां हैं वो मतलब कि ड्रॉप आउट ना करें, अपनी शिक्षा को जारी रखें। अब आगे चलते हैं। तो एक है मेराइट योजना, की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। क्या करना है इसमें? रिसर्च इम्प्रूवमेंट करनी है, किसमें? टेक्निकल एजुकेशन में। तो मेराइट योजना अगले 5 सालों तक देश भर के इंजीनियरिंग और जो पॉलीटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता है ना, उसे बढ़ाने के लिए चलाई जाएगी। इसमें सरकार और वर्ल्ड बैंक मिलकर पैसा लगाएंगे और आईआईटी, आईआईएम जैसे जो बड़ी संस्थाएं हैं ना, इसमें सहयोग करेंगी कि जो हमारे देश भर की इंजीनियरिंग और जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है ना, इनकी गुणवत्ता को, जो पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जाए। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक और जो हमारी सरकार है, सरकार में मतलब कि आईआईटी और जो आईएम जैसी बड़ी संस्थाएं ये मिलकर काम करेंगी। तो बात की जाए राशि की, तो कुल बजट 4200 करोड़ है, जिसमें से 2100 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक लोन देगी। ये वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार मिलकर काम करेगी इस योजना पर, और इसकी जो अवधि है ये 2025-26 से लेकर 2029-30 तक का टेन्योर है। आगे चलते हैं। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और लाल किले से इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है। इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देना और भारत को विकसित भारत 2047 विजन की ओर लेकर जाना। अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करना। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो पहली बार नौकरी करेंगे, सरकार देगी 15,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता। और इसका उद्देश्य है कि युवाओं को औपचारिक रोजगार की ओर बढ़ाना। अब आगे चलें। तो पश्चिम बंगाल की श्रम श्री योजना इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम बंगाल सरकार अब उन मजदूरों की मदद कर रही है जो अन्य राज्यों में परेशानी झेलकर वापस लौट रहे हैं, और उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह नौकरी मिलने तक या 1 साल तक आर्थिक मदद और कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं पश्चिम बंगाल के, कहीं पर जाकर काम कर रहे थे और पश्चिम बंगाल वापस आ रहे हैं, वापस आएंगे तो 5,000 रुपये हर महीने सरकार के द्वारा उन्हें राशि दी जाएगी 1 साल तक या नौकरी मिलने तक। नौकरी मिलने तक, अगर नौकरी 1 साल के बाद मिलेगी तब नहीं, नौकरी मिलने तक या 1 साल तक उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी और साथ में उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। का उद्देश्य क्या है कि अन्य राज्यों में काम कर रहे जो बंगाली प्रवासी मजदूरों को वापस लाना, उन्हें आर्थिक मदद, रोजगार और उद्यमिता सहयोग देकर पुनर्वासित करना और कौशल विकास प्रशिक्षण देना, ताकि वे लंबे समय तक रोजगार या स्वरोजगार कर सकें। तो कितनी आर्थिक सहायता की जाएगी? 5,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 1 वर्ष तक या नौकरी मिलने तक, और सीधा श्रमिकों के बैंक खाते में श्रम विभाग के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगली योजना है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। इसी को कहते हैं स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना। स्वनिधि की फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर इसे आत्मनिर्भर निधि योजना। तो अब इसको दोबारा पुनर्गठित किया गया है। योजना पहले की है, इसका कुछ विस्तार किया गया है। तो सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडर मतलब कि जो रेडी पटरी वाले होते हैं, जो रेडी वगैरह लगाते हैं, इनके लिए ऋण की सीमा को बढ़ा दिया है ताकि वे अपने छोटे व्यवसाय को अच्छी तरह से बढ़ा सकें और डिजिटल तरीके से भी काम कर सकें। तो पहले योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। और सरकार ने कुल 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है और लक्षित लाभार्थी कितने रखे हैं कि 1.25 करोड़ यानी कि 1.15 करोड़ वेंडर, जिसमें 50 लाख नए शामिल होंगे। तो इसमें क्या है देखिए, पहले जो इसमें जो रेडी पटरी वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर है ना, उनको सरकार के द्वारा लोन आसान किस्तों पर, मतलब कि आसान ब्याज पर उन्हें लोन मिलेगा, कम ब्याज पर। इसमें क्या है 3 किस्तों में ये लोन दिया जाता है। पहली किस्त है 10,000 रुपये पहले मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। सेकेंड जो किस्त थी 20,000 की थी, अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और तीसरी 50,000 की थी, उसे 50,000 ही रखा गया है यथावत। 10,000 को बढ़ाकर 15 कर दिया गया, 20,000 को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, और जो 50,000 है वो अभी भी 50,000 ही है। तो अब आगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में देख लेते हैं। तो भारत में दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की खोज हुई है। भारत में दुनिया का सबसे अनोखा अलग यूनिक ब्लड ग्रुप की खोज की गई है।
CRIB ब्लड ग्रुप। तो भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु के पास कोलार में 38 वर्षीय महिला में इस ब्लड ग्रुप की पहचान की है और यह दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह माना जा रहा है। महिला के रक्त में पैन रिएक्टिविटी थी, यानी कोई भी ज्ञात जो ब्लड सैंपल था उससे मेल नहीं खाता। CRIB रक्त समूह क्या होता है? यह क्रोमर रक्त समूह प्रणाली का हिस्सा है। CRIB में जो CR है इसका मतलब है क्रोमर, जिस ये समूह प्रणाली से ये संबंधित है, और IB का मतलब है इंडिया बेंगलुरु, यहाँ पर इसकी मतलब कि सैंपल की पहचान की गई है। और यह इंडियन रेयर एंटीजन प्रणाली का हिस्सा है जिसे 2022 में ISBT ने मान्यता दी। इसमें वे एंटीजन नहीं है जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, इसलिए अनुकूल डोनर मिलना लगभग असंभव है। तो अस्पताल में ये महिला भर्ती थी। जब इनका ब्लड सैंपल लिया गया तो देखा गया इनका जो ब्लड ग्रुप है, ऐसा भी कोई ब्लड ग्रुप है ही नहीं कोई व्यक्ति का, मतलब कि देखा ही नहीं गया, काफ़ी मतलब रेयर है। इसमें एंटीजन, इनमें जो वह एंटीजन नहीं है जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में जो मतलब कि नॉर्मल ब्लड ग्रुप होते हैं ना, A B, ऐसा ही नहीं। इसका नाम रखा गया CRIB, याद रखिएगा। तो आगे है इसरो का होप मिशन। क्या नाम है मिशन का? होप। ये फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो इसरो होप मिशन में लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे चंद्रमा या मंगल पर लंबी अंतरिक्ष उड़ानों के लिए तैयार हो सकें। यानी कि चंद्रमा या मंगल पर जो उड़ानें हैं उसके लिए इनको तैयार किया जाए। इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर दी जा रही है? तो लद्दाख में, लद्दाख की कठिन परिस्थितियों में, ताकि वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जैसा वहाँ पर होता है। इसरो ने लद्दाख में 10 दिन का ट्रेनिंग मिशन शुरू किया है। इसका मकसद है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा या मंगल जैसी जो कठिन परिस्थितियां हैं ना, इसके लिए तैयार करना। और यही स्थान क्यों चुना गया है? क्योंकि वहाँ चट्टानी सतह, ठंड और कम ऑक्सीजन है, जो कि बाकी जगहों पर भी होगा। बाकी जगहों पर तो ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन अब भारत में धरती पर तो ऑक्सीजन रहेगी ना, इसलिए चट्टानी सतह है, यहाँ पर ठंड है काफ़ी और कम ऑक्सीजन है। तो 2 लोग इस मिशन में शामिल हैं, राहुल मोगलापल्ली और यमन अकोट। यह है इसरो का होप मिशन। अब आगे है कि भारत जन AI 22 भाषाओं का इसे समर्थन मिला है। तो भारत जन AI क्या है? तो एक राष्ट्रीय AI प्लेटफॉर्म जो कि भारत के द्वारा अपना AI तैयार किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? भारत जन AI। ये किसके द्वारा? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत का हिस्सा रहेंगे NMICPS मिशन के द्वारा। इसमें खासियत क्या रहेगी कि स्वदेशी डाटा होगा और क्षेत्रीय भाषा, जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना, जो 22 भाषाएं भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो कि आपको पता है कौन सी अनुसूची में है। तो आपको पता है ना 8वीं अनुसूची में, भारत की जो 8वीं अनुसूची है, मैं एप्लीकेशन पर जो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर डिटेल में मैंने इसको समझाया भी और याद रखने का तरीका भी बताया कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं का उसमें रखा है, मतलब उनका सारा डाटा इस AI में दिया जाएगा ताकि आप 22 भाषाओं में इसे जानकारी प्राप्त कर सको, बोलकर भी और लिख कर भी। तो ये AI स्थानीय सांस्कृतिक बारीकियों को समझने वाला होगा, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए भारत द्वारा बनाया गया होगा। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जून 2026 तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं को समर्थन देना। और उद्देश्य क्या है? डिजिटल विभाजन को कम करना और AI उपकरण को समावेशी और सुलभ बनाना। अब आगे चलें तो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं ये क्या है? तो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक अपना एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाए और 2040 तक, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन बनाए, उसी को स्पेस स्टेशन कहते हैं, और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजे। तो देखिए 2035 में क्या लक्ष्य रखा गया है कि एक स्वदेशी और स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, और 2040 का क्या लक्ष्य रखा गया है कि एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजना है। तो ये भारत की जो विकसित भारत 2047, इसका दृष्टि का एक हिस्सा है कि हमें 2047 तक डेवलप होना है। उसी का एक हिस्सा है कि 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे और 2040 तक हम एक अंतरिक्ष यात्री को, भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेंगे। तो आगे है कि रूस का वेनेरा डी मिशन। तो ये मिशन क्या है? तो 2034-36 के बीच शुक्र ग्रह पर खोज के लिए ये भेजा जाएगा उपग्रह, और शुक्र का जो वातावरण है वहाँ के सतह और जलवायु पर गहन वैज्ञानिक डाटा इकट्ठा करना इसका लक्ष्य होगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो वेनेरा डी, वेनेरा यानी कि वेनस, और डी का मतलब क्या वहाँ की भाषा में? तो डोल्गो जीवुशाया, डोल्गो जीवुशाया, इसका मतलब है दीर्घजीवी। और इस मिशन में देखा जाए तो क्या चीज़ें जाएंगी, क्या घटक होंगे? तो एक लैंडर भेजा जाएगा
जो कि सतह की संरचना, तापमान, दाब और मिट्टी का विश्लेषण करेगा। ऑर्बिटल यान होगा जो कि उच्च रेजोल्यूशन का फोटोग्राफी करेगा, चित्र लेगा, वातावरण और जो अन्य डेटा है उसको संग्रह करेगा। और एक गुब्बारा जांच यान यानी कि बैलून प्रोब भेजा जाएगा जो कि शुक्र के ऊपर वातावरण में तैरते हुए तापमान, हवाएं और रासायनिक संरचना मापेगा। तो शुक्र ग्रह के प्रति अभी सभी देशों की रुचि क्यों बढ़ी है? क्योंकि वहां पर फॉस्फीन गैस खोज के कारण वहां पर फॉस्फीन गैस की उपस्थिति देखने को मिली है। इसीलिए सभी देशों की जो रुचि है इस ग्रह पर बढ़ी है। जैसे कि नासा का भी मिशन देखें, शुक्र ग्रह का कौन सा है? वेरिटास और डाविंसी प्लस। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन 2030 के दशक में। और रूस का कौन सा है? वेनेरा डी 2034-36 में। तो आगे है कि ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी है, तो ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो 2025 के अंत तक ओपन एआई ने नई दिल्ली में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इसका मकसद क्या है कि भारत में एआई विकास, शिक्षा और डेवलपर समर्थन को बढ़ावा देना। तो भारत में ही क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के बाद भारत चैट जीपीटी का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बाजार है। और साप्ताहिक सक्रिय यूजर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले एक साल में 4 गुना उपयोगकर्ता बढ़े हैं भारत में। और छात्र यानी कि स्टूडेंट इसके सबसे बड़े उपयोगकर्ता समूह हैं। और भारत टेक इकोसिस्टम और डेवलपर हब के रूप में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल है। तो भारत में मतलब कि 2025 के अंत तक जो चैट जीपीटी अपना पहला कार्यालय खोलेगा। अब आगे है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसमें देखते हैं कि भारत ने ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास के लिए 700 सैनिक भेजे हैं। कौन सा अभ्यास, युद्ध अभ्यास का नाम है? ब्राइट स्टार। तो ब्राइट स्टार 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के अलावा मुख्य रूप से ये देश हैं। कौन कौन से? मिस्र, जहाँ पर ये जो कि मेजबान देश है जहाँ पर ये युद्ध अभ्यास हुआ है, अमेरिका और अन्य मित्र देश जिसमें कुछ मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देश और सैनिक भी शामिल हैं। यानी यह अभ्यास मिस्र, अमेरिका और कई अन्य देशों के बीच हुआ है जिसमें भारत ने भी अपने 700 सैनिक भेजे हैं। और ये मिस्र में 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक होगा ये युद्ध अभ्यास, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों भाग लेंगे। और अभ्यास में लाइव फायरिंग, कमांड पोस्ट और साइबर युद्ध और लॉजिस्टिक शामिल है। ब्राइट स्टार कहाँ पर हुआ है? मिस्र। के बाद है कि F-47 अमेरिका का 6ठी पीढ़ी का 6th जनरेशन का लड़ाकू जेट है। तो इसका डेवलपर कौन है? तो बोइंग कंपनी ने ये बनाया है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी स्पीड है मैक 2+, क्योंकि जो स्पीड मापी जाती है इनकी मैक में मापी जाती है। 1 मैक बराबर होता है, मतलब जो ध्वनि की स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड, उसके बराबर। अगर मैक 2 लिखा है इसका मतलब होता है कि ध्वनि से स्पीड के 2 गुना। मैक 3 का मतलब होता है साउंड की स्पीड के 3 गुना। तो इसका स्पीड है मैक 2+, यानी कि ध्वनि की गति से 2 गुना या उससे ज़्यादा। की रेंज है 1000+ नॉटिकल मील। और मौजूदा लड़ाकू विमानों से 70% अधिक उन्नत स्टेल्थ तकनीक है इसकी। यह पहला 6ठी पीढ़ी का मानव युक्त लड़ाकू विमान होगा जिसे उच्च खतरे वाले युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। कहाँ का है? अमेरिका का। नाम क्या है? F-47। इसके बाद आगे है कि भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जो जेट इंजन है ना, इसे बनाने हेतु फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की है। भारत ने जो लड़ाकू विमान है के जेट इंजन को बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है? तो फ्रांस की कंपनी सैफरान के साथ। तो इसका उद्देश्य है कि भारत में अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन का सह विकास और निर्माण। तो इसमें जो भागीदार कंपनी है सैफरान फ्रांस की है और भारत की DRDO और HAL। और 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर इसमें बनाया जाएगा। इसकी लागत होगी लगभग 15,000 करोड़ रुपए। और भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। तो कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका परीक्षण हुआ है। और ये कौन सी मिसाइल, कौन सी टाइप है इसकी? तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी रेंज कितनी है? तो 5000 किलोमीटर से अधिक। तो एशिया के अधिकांश हिस्से और यूरोप का भी कुछ भाग इसमें इस रेंज में आ जाता है। और बात की जाए पेलोड की, तो वही पारंपरिक कन्वेंशनल पेलोड होगा इस पे, जिसमें परमाणु यानी कि न्यूक्लियर और जो वारहेड दोनों प्रकार को ले जाने के लिए सक्षम होगा ये। और इसके ईंधन की बात की जाए तो ठोस ईंधन यानी कि सोलर फ्यूल का उपयोग होगा। और अग्नि 5 भारत की अग्नि श्रृंखला की सबसे उन्नत मिसाइल है। और यह भारत की नो फर्स्ट यूज नीति के तहत परमाणु प्रतिरोधक रणनीति की रीढ़ है। यानी कि भारत ने, आपको पता है ना, भारत
नो फर्स्ट यूज नीति के तहत चलता है कि हम पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हम पर कर देता है तब तो हम बाध्य हैं। और ये अग्नि 5 जो मिसाइल है, आपको बताया ही कि मैंने कि परमाणु और परमाणु वारहेड हो या इस पे न्यूक्लियर कोई भी बम है वो भी लेकर जा सकते हैं। तो अग्नि 5 मिसाइल का जो परीक्षण हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर में। अब आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो खालिद जमील बने हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। और जो मैग्नस कार्लसन है, ये रियाद में आयोजित चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है। पहला संस्करण हुआ था चेस का ई स्पोर्ट, इसका पहला संस्करण में इन्होंने जीत हासिल कर ली है मैग्नस कार्लसन ने। और भारत की अन्नू रानी, जो कि एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन है, इन्होंने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विस्वाव मैनिक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 62.59 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। और जो रियल मैड्रिड टीम है, ये 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है इसे। और चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और बात की जाए तो भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में 50 मीटर राइफल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और फिडे विश्व कप का जो आयोजन होगा 2025 में, ये भारत के गोवा में होगा। और रविचंद्र अश्विन ने आधिकारिक रूप से आईपीएल से संन्यास ले लिया है। तो यह है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो यहाँ पर हमने जो अगस्त महीने के करंट अफेयर है ना, देख लिए। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं क्या करूंगा कि जो हमने पढ़ा ये भी होंगे। अगर हमने इसमें कुछ छोड़ भी दिया ना, तो वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है कि ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय कहाँ पर खोलने की घोषणा की है। तो चैट जीपीटी का भारत में पहला कार्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो हमने पढ़ा ना, नई दिल्ली में खुलेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद है कि अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, या शॉर्ट रेंज मिसाइल है? तो ये ऑप्शन बी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि अग्नि 5 मिसाइल है, इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ओडिशा के चांदीपुर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो जो रिपोर्ट है नेम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025, इसके अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह कर्नाटक का मैंगलोर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलें। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो सोलर अलायंस का 107वां देश बना है मालदोवा। कहाँ पर? ये रहा, ऑप्शन बी मोल्दोवा। के बाद है कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने किस चीनी शहर में हिस्सा लिया? तो ये कहाँ पर हुआ? चीन के तियानजिन। ऑप्शन सी। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वैसे तो असम में हुआ है, लेकिन पहला मेक इन इंडिया जो प्लांट है वो गुजरात। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, गुजरात में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह केरला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और F-47 लड़ाकू जेट किस देश का है? तो आपको पता है ये अमेरिका का है। आगे चलें। तो भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस फ्रांस की कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो जेट इंजन बनाने के लिए लड़ाकू विमानों की भारत ने फ्रांस की सैफरान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? अभी हमने पढ़ा, खालिद जमील। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि चेस में जो ई स्पोर्ट का वर्ल्ड कप हुआ है, का पहला एडिशन, इसमें किसने जीत हासिल की है? तो मैग्नस कार्लसन ने, नॉर्वे के हैं। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो जो फीडे का वर्ल्ड कप होगा, इसका आयोजन होगा अपने गोवा में। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता भारत के मनिका विश्वकर्मा ने।
अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के तो किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय वासयान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो जोमेटो ने बनाया है शाहरुख खान को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? शाहरुख खान, विक्रांत मैसी या दोनों ने या कार्तिक आर्यन ने? तो आपको पता है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी को ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए, दोनों को मिला है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ए एंड बी। अगला प्रश्न है द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर कौशिक। के बाद है कि अगस्त 2025 में ट्रक चालकों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो कौन सी उनके विश्राम के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो अपना घर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आपराधिक मामलों का सामना करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सबसे अधिक आपराधिक मामले किन पर दर्ज हुए हैं? इसका सही जवाब है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलें तो अगला प्रश्न देखते हैं कि अगस्त 2025 में इसरो ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित जीवन की नकल करने वाले मानव बाहरी ग्रह अन्वेषण मिशन होप मिशन को कहां पर शुरू किया है? तो जो ये होप मिशन है ये लद्दाख में, लद्दाख के कहां पर? सोकार में, लद्दाख में शुरू किया गया है। यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा ताकि जब जो भारत के जो अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा या मंगल पर जाएं तो वहाँ पर वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसी की नकल करके यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है लद्दाख में। सी इसका सही जवाब होगा। तो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा जो जारी किया गया डाटा है उसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है कौन से नंबर का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? भारत कौन से नंबर पर है? पांचवें नंबर पर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आगे चलते हैं कि द कॉन्शियस नेटवर्क, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जितेंद्र जोशी, आर कौशिक, सुगाता श्रीनिवास राजू या विजय प्रभु? सुगाता श्रीनिवास राजू इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में आयोजित पहले वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स इसका आयोजन किस शहर में हुआ है? तो जो रोबोट वाला ओलंपिक हुआ है ये चाइना में हुआ है, चाइना के बीजिंग में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पहले खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक एस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एडेनले को, ऑप्शन बी। नाइजीरिया के हैं ये। वैश्विक मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दूसरा पूरे वर्ल्ड में। आगे चलें तो इसरो के होप मिशन की फुल फॉर्म क्या है? होप मिशन की फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 4200 करोड़ का बजटीय सहायता की मंजूरी दी है, जो कि भारतीय सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रही है। इस योजना का नाम है मेराइट योजना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की महिला नेतृत्व वाली किस पहल को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किसे किया गया है? बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अभी अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ? अलास्का में, जर्मनी में, मॉस्को में या न्यूयॉर्क में? तो ये आपको पता है अलास्का में हुआ है, अलास्का अमेरिका में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पहले अलास्का रशिया का हिस्सा था लेकिन रशिया ने इसे यूएसए को बेच दिया था। आगे चलते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मानव युक्त चंद्र मिशन
लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? मतलब कि अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब बनेगा भारत का, और पहला मानव जो कि भारत चंद्रमा पर भेजेगा, ये लक्ष्य कब रखा गया है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है 2035 और 40। तो ऑप्शन ए 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का और 2040 में चंद्रमा पर मानव भेजने का। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो श्रमश्री योजना किसने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2025 में पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त के लिए संशोधित ऋण राशि कितनी है? तो पहली किस्त की बात की गई है, जो पहले 10,000 की राशि थी उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया है, और यह भाषण कितने समय का था? टोटल 103 मिनट। ठीक, यहाँ पर घंटों में दिया गया है, तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, और 103 है तो प्लस 43 और होगा, तो 1 घंटा 43 मिनट। तो ये रहा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 1 घंटा 43 मिनट। अगला प्रश्न है कि भारत की बोली में 2030 राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो बोली लगाई है, बिडिंग की है, उसमें 2030 के लिए, तो कौन सी सिटीज के होस्ट करेगी, कौन सा शहर? तो गुजरात का अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम क्या है? इसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया है। तो रुद्रास्त्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, रुद्रास्त्र। अगला प्रश्न है कि सत्यपाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया, ये निम्न राज्यों के राज्यपाल थे? तो जम्मू कश्मीर के तो थे ही, लेकिन उसके साथ ये बिहार और क्या कहते हैं मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर, बिहार और मेघालय। अगला प्रश्न है कि खाद्य तथा शांति के लिए जो पहला एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, किसे? एडमोला एडेनले को। ये कहाँ, यानी कि इस देश के हैं? ये नाइजीरिया के हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वेस्ट पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है, तो आईपीएल में इन्होंने कितनी विकेटें ली थी? मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन एमसीक्यू में इंक्लूड कर दिया है। तो इन्होंने आईपीएल में कितनी विकेटें ली थी बताइए? 187 187 विकेटें। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मेघनाथ देसाई कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मेघनाथ देसाई थे अर्थशास्त्री। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित कर दिया है? डेंगू, हेपेटाइटिस डी, मलेरिया या चिकनगुनिया? तो हेपेटाइटिस डी से कैंसरकारी बीमारी घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में आधिकारिक संचार में जो भी उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, आधिकारिक जो भी चीज़ें होती हैं, उसमें हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया है? तो ओडिशा राज्य की सरकार ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? किस राज्य की सरकार है जो नाम बदलने में आगे हैं और उन्होंने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो रेलवे पटरियों के बीच जो सोलर पैनल लगाए हैं, इसने वाराणसी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैप्रियो किस देश से संबंधित थे जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? कहाँ के जज थे? अमेरिका के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने भिक्षावृत्ति, यानी कि जो भीख मांग रहे हैं पब्लिक में, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किसने बिल पारित किया है ये? तो ये मिजोरम ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो
तो IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो हमने 50 MCQ क्वेश्चन भी देख लिए और पूरा करंट अफेयर भी पढ़ लिया। तो अगर आपको पॉलिटी का कोर्स एनरोल करना है तो एप्लीकेशन पे जाकर स्टडी वाइंस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो और इसके बाद आपको विश्वास कीजिए कि कोई भी पॉलिटी की किताब या कोई भी पॉलिटी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कूपन कोड जरूर डाल देना सब्सक्राइबर, और ई बुक वगैरह आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी या आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो ये मैंने अगस्त महीने का ये करंट अफेयर पढ़ा है ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगा फ्री। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।